मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम भी ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे हुए हैं? क्या भारत का भी वही हाल हो सकता है जो हाल बांग्लादेश, श्रीलंका का हुआ, या जो दूसरे अन्य मुस्लिम कंट्रीज में चल रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, यमन हो, इराक हो, या दूसरे अन्य देश? आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सेकुलर, वामपंथी, लिबरल, कांग्रेसी सोशल मीडिया पर बार बार इस पोस्ट को डाल रहे हैं कि एक तानाशाह का अंत हुआ, दूसरे का बाकी है, वगैरह वगैरह, तो आपको क्या लगता है कि सचमुच भारत में ऐसा हो सकता है? दोस्तों, विचार जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप याद करें, हम लोग इन्हीं सारी बातों के चलते अब तक एक हमने नरेटिव बना रखा था कि मोदी कमजोर है, इसने शाहीन बाग वालों पे लठ नहीं बजाए, मोदी निकम्मा है, इसने फर्जी किसानों को, इसको सही ढंग से कंट्रोल नहीं किया, मोदी तो नामर्द है, सीए वाले, दंगे करने वाले, रेल सड़क जाम करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करता, खिलाड़ियों का आंदोलन भी ऐसे ही चला, किसानों का आंदोलन भी ऐसे ही चला, कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी चीजें हम पिछले न जाने कब से, कितने दिनों से सुनते चले आ रहे हैं। और बोलवाब यह है कि हम में से हर आदमी यही सोचता है कि चाहे कैसे भी हो, अगर कोई भी देश के विरोध में कुछ भी गलत करता है तो उसको तुरंत सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और ऐसा कहने वाले भी गलत नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जो भी लोग देश से प्यार करते हैं या जिनको देश के प्रति है, उनको ये हमेशा से लगता है कि अगर कोई भी देश के खिलाफ कुछ भी साजिश करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इसीलिए हम हर समस्या में समाधान के रूप में राजदंड की वकालत करते हैं कि राजदंड जो है मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हकीकत जो होती है वो टोटल उलट होती है। सबसे पहले तो याद रखिए कि हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, जहां इसी व्यवस्था के चलते, संविधान के चलते पहले विचार विमर्श होते हैं, एक दूसरे को समझा जाता है, वाद विवाद होता है, संसद में और दूसरी जगहों पर इस पर विचार विमर्श होता है। इसके बाद भी अगर कानूनी रास्ता बचा रहता है, और जब सारे रास्ते फेल हो जाएं तो फिर आखिरी में लठ बजाना ही, पुलिस या सेना के जरिए कंट्रोल करने का ही रास्ता बचता है। लेकिन राजनीति में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो समय और टाइमिंग, जिसको आप कह सकते हैं। अगर आप अपनी कोई भी चाल सही समय पर, सही टाइमिंग पर नहीं चलते हैं, तो आपका हाल श्रीलंका या बांग्लादेश जैसा हो सकता है। जी हाँ, बांग्लादेश में आज यही हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये उबाल अचानक से आया है तो आप गलत हैं। बांग्लादेश पिछले 5 सालों से यूं ही धीरे धीरे सुलग रहा था। आप समझिए कि इसमें हो क्या रहा था। अमेरिका वहां किस तरीके से इन्वॉल्व था, बीएनपी किस तरीके से देश विरोधी कारनामे कर रही थी, जो बिडेन के बेटे हंटर बिडेन कैसे बीएनपी को फंड कर रहे थे, चीन वहां पे क्या खेल खेल रहा था, ये सारी चीजें आज इस बांग्लादेश की गिरने की वजह साफ साफ दिखा रही हैं। रिजीम चेंज जो ऑपरेशन था वो बांग्लादेश के लिए पिछले 5 सालों से जारी था। बांग्लादेश में शेख हसीना काफी अच्छा शासन कर रही थी और वो भारत के समर्थन में भी थी। और बीएनपी की जो अध्यक्ष थी बेगम खालदा जिया, ये एक रेडिकल इस्लामी महिला हैं और भारत के विरोध में हमेशा खड़ी रहती। तो खालदा जिया, उन पर करेक्शन के कई चार्जेस हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे चार्जेस हैं, संपत्ति हड़पने और अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार के कई मामले उन पर हैं, और इसी वजह से वो कई बार जेल भी गई हैं, और अभी भी शायद वो जेल में हैं और अब बाहर आई हैं। ये बीएनपी की अध्यक्ष हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की। इलेक्शन को बायकॉट करना भी उनका प्रमुख शौक रहा है। 1986, 2014, 2018 और 2024 के इलेक्शंस का भी उन्होंने बायकॉट किया था। 2018 में वो फॉरेन फंडिंग के मामले में जेल गई थी, और इसके बाद उनकी पार्टी ने शेख हसीना के चुनाव में गड़बड़ करने का आरोप लगा। उसके कारण 2024 के चुनाव में भी इसी कारण से उन्होंने बायकॉट किया। अब आप इस चीज को समझिए, 2024 के चुनाव में शेख हसीना की सरकार को पूर्ण बहुमत मिला और उसके बाद से ही देश भर में बवाल
शुरू हो गया। करने वाले कौन थे? बीएनपी और जमाते इस्लामी। बांग्लादेश के छात्रों को भड़काया गया आरक्षण के नाम पर। सरकार को पता था कि इसके पीछे बीएनपी और जमाते इस्लामी जैसे संगठन हैं, फिर भी सरकार ने काफी कड़ाई से काम लिया। सरकार ने पुलिस और आर्मी को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसके बाद कई कॉलेज के बच्चे मारे गए, जमात के लोग मारे गए, और यही चिंगारी आग बन गई। एक लाश जो है देश में गृह युद्ध करने के लिए काफी होती है, और यहाँ पर तो बहुत सारा बारूद पूरे देश में फैला दिया गया, और आज बांग्लादेश बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। शेख हसीना ने, जैसा कि उनसे उम्मीद थी, भ्रष्टाचार पर कड़े कदम उठाए, भ्रष्ट नेताओं को जेल में डाला, एक फॉरेन फंडिंग प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से कुचला। उन्होंने वह हर काम किया जो एक देशभक्त चाहता है, लेकिन फिर भी सत्ता छोड़कर उनको देश से भागने पे उनको मजबूर होना पड़ा। ऐसे ही कड़ाई वाला काम अगर आप याद करें तो ट्रंप ने भी किया था। उन्होंने पहले दिन से ही लेफ्टिस्ट कबाल और डीप स्टेट को आंखें दिखाई, दुनिया भर में लड़ाई बंद करवाई, हथियारों की इंडस्ट्री को गहरा झटका दिया, अरब देशों की इजराइल से दोस्ती कराई, नॉर्थ कोरिया गए शांति के लिए। फर्जी वोक लिबरल और फेमिनिस्ट उनके हमेशा ठिकाने पर रहते थे, लेकिन क्या हुआ? उनकी सत्ता के आखिरी कुछ महीने देखिए, एक बहुत ही असहाय राष्ट्रपति बना दिया गया। सभी ग्लोबल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन कर दिया गया, वो भी उनके राष्ट्रपति पद पर रहते हुए अमेरिकी कंपनियों द्वारा। सोचिए कितना बड़ा सिस्टम चल रहा है, इकोसिस्टम। उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को रेस्ट्रिक्ट किया गया, कोविड का सारा ठीकरा उन पर फोड़ा गया, और मीडिया ने उनके और उनके समर्थकों को खुलेआम सेंसर किया। उन पर कई तरह के केस लगाए गए, गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए, और अंततः उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया। सत्ता से हटने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रंप पर तो हत्या का प्रयास भी हुआ। कुल मिलाकर बात यही है कि चाहे वो शेख हसीना हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे मोदी, ये तीनों एक ही नाव में सवार हैं। हसीना और ट्रंप ने डंडे की राजनीति करी, खुलेआम राजदंड का उपयोग किया, और आज बाहर है। वही मोदी एक अलग स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। उनका असर आपको तुरंत न दिखे, लेकिन होता जरूर है। क्या लगता है, शाहीन बाग में लठ नहीं बच सकते थे, या खालिस्तानियों को नहीं पेला जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता, लेकिन मोदी ने नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा किया होता तो भड़काऊ कार्रवाई हो जाती, बात बिगड़ जाती, और शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट करवाने वाली पीएफआई को जाता, और इस देश में फिर से दंगे फसाद चालू हो जाते। दुश्मन सिर्फ इसी ताक में था कि सरकार आए और उसके बाद देश भर में आग लगे। केरोसिन तो उन्होंने फैला ही रखा है पूरे देश में, बस माचिस दिखाने भर की देर है। तो दोस्तों, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से हमारे देश के विरोधी दल भी इसी इंतजार में बैठे हैं कि मोदी कोई कड़ा कानून लाए या कोई कड़ा कदम उठाए, और इसके बाद उनको मौका मिले और वो इसी बहाने पूरे देश में दंगे फसाद करके पूरे देश को जो है सिविल वॉर में झोंक सके, और इसके बाद सिविल अनरेस्ट के चलते या तो मोदी इस्तीफा दे, या फिर वही सेम रिजीम चेंज का जो फार्मूला बांग्लादेश और श्रीलंका में फैलाया गया, वही पूरा फार्मूला जो है यहां पर अपनाया जाए। तो दोस्तों, देखना यह होगा कि अभी जो बांग्लादेश में हुआ, उस पूरी परिस्थिति से मोदी कैसे निपटते हैं। शेख हसीना की वापसी होती है, खालदा जिया का क्या होगा, पूरा देश जो इस समय टर्मोइल में है, उस देश में क्या राजनीतिक करवट आएगी, ये सब आने वाले समय पर डिपेंड करता है। लेकिन हकीकत यह है कि शेख हसीना को भागना पड़ा, और जो देश आर्थिक रूप से सक्षम होने वाला था, तरक्की के रास्ते पर था, अमेरिका और पाकिस्तान की आईएसआई ने मिलकर उस देश को फिर से एक बार बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। और गलती आईएसआई या सीआईए की नहीं है, गलती है उस देश में रहने वाले लोगों की, जो कि इन लोगों के हाथों बिकाऊ हैं और हर प्रकार के बिके हुए कार्य करने के लिए सड़कों पर टहल रहे हैं। दोस्तों, सोचना आपको भी पड़ेगा, सोचना हमें भी पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश भी इसी तरह बर्बादी के मुहाने पर जाने के लिए खड़ा हुआ है। सिर्फ कुछ शक्तियां हैं जो इसको रोक के रखी हुई हैं, और बाकी जो बची हुई नेगेटिव फोर्सेस हैं, वो इस देश को उसी तरीके से हाँकना चाहती हैं ताकि उनको अपनी नेतागिरी का पूरा मौका मिल सके। जय हिंद, जय भारत।